हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और चैप्टर 13 नाभिक का यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। फास्ट रिवीजन रहेगा बच्चों, जिसे आप लोगों को तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संभारिक है। संभारिक मतलब जिसमें भार समान। तो यहाँ पर देखो, जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या है, और ऊपर भार लिखा रहता है। तो यहाँ पर 1 2 2 3 12 14 30 30, तो यहाँ पर परमाणु भार जिसका समान होगा, देख सकते हो, वो समभारिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा का मान -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति है, तो nवीं कक्षा में गति। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने कराया है, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगामी समय में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई, जो नीचे लिखा रहेगा ना, जैसे 92, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही प्रोटॉन की संख्या, यही परमाणु क्रमांक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम नाभिक में नीचे आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 और दोनों का डिफरेंस 12 न्यूट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन 12, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल लगेगा। तो नाभिकीय बल, केवल नाभिक में तो नाभिकीय बल लग सकता है, इसके अलावा कुछ इसमें हो ही नहीं सकता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बैक्यूरेल ने की, हेनरी बैक्यूरेल ने की, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, रेडियो सक्रियता की घटना किससे जुड़ी है। रेडियो सक्रियता मतलब बैक्यूरेल किरणों का उत्सर्जन होना, तो यहाँ पर नाभिक का क्षय होगा, नाभिक से किरणें निकलती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो, एक अल्फा कण बना होता है। अल्फा कण किससे बना होता है, हीलियम 2, यहाँ पर अल्फा कण का मतलब ये होता है 2 और 4, तो यहाँ पर देखो 2 प्रोटॉन है, बिल्कुल सही है, और 4 इसका परमाणु भार है, तो 2 प्रोटॉन हो सकता है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या 4 में 2 घटा दो, 2 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। तो देखो जरा, अल्फा कण किससे बना होगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटॉन गलत, 2 प्रोटॉन बिल्कुल सही, 2 प्रोटॉन दोनों में है, एक न्यूट्रॉन गलत, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है। ये मैं अभी आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इसमें मैं ऐसा है जो होमवर्क में दूंगा, आप लोग इसमें से सही करके बताना। लगभग मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब, बीटा किरण मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संशय है, आप लोग इसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताना जिसको पता होगा। मुझे क्वेश्चन भी गलत लग रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, जब एक रेडियो सक्रियता परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु भार में परिवर्तन होता है। बताओ, परमाणु भार में परिवर्तन होगा, तो बीटा कण होता है इलेक्ट्रॉन -1 0, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि 0 परमाणु भार, खत्म कहानी, तो नो चार्ज, नो चार्ज। अगला, बीटा किरणें तेजी से चलने वाली होते हैं, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। 11 नंबर बताओ भाई, अभी मैंने बताया बीटा किरण जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, इसका संकेत होता है -1, ये इलेक्ट्रॉन, परमाणु भार इसमें 0 है, क्रमांक -1। अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। तो भाई जो बीटा किरणें होती हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं, ठीक है। आगे देखो, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होगी इन्हीं में से, तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण, तो 13 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह क्या बोला है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी रह जाए, आधी, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध आयु, समय को हम आयु बोलते हैं, वो भी आधे के लिए अर्धायु। परमाणु के नाभिक में अवश्य होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो भाई परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन नहीं तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है किसी में तो प्रोटॉन तो होगा ही होगा, सिंपल है, तो प्रोटॉन होना आवश्यक है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्या बदल सकता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन फिक्स है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक तत्व जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक समान है, तो परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक, द्रव्यमान समान होता तो संभारिक होता। किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य होना चाहिए
प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, प्रोटॉन की संख्या दोनों समान होनी चाहिए। तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होनी चाहिए। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है? हाइड्रोजन से बनकर हीलियम बन रहा है संलयन, तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणें होती हैं किसकी? यूरेनियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, कैडमियम, कैडमियम की होती है। E बराबर mc² सिद्धांत का पता लगाया, बताओ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 22 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, पहले भी बताया था। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, मतलब दो नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी है, यहाँ पर कार्बन, आयरन और ऑक्सीजन स्थायी है। हीलियम जो है अल्फा कण के रूप में उत्सर्जित होगा भाई, हीलियम का ये अल्फा ही कण है, इसलिए इसे हम अस्थायी मानकर चलेंगे बच्चों। आगे देखो, नाभिक का घनत्व तो कितना होता है? 4 ऑप्शन में, जिसको याद होगा वो बता पाएगा, जिसको याद नहीं है तो नहीं बता पाएगा। 26 ऑप्शन नंबर सी, 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, गामा किरणों की तरह होती है कैथोड किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, है ना, और यहाँ पर अल्फा किरण है। गामा किरणों की तरह होती है, कौन सी होती है भैया? अल्फा किरणें होती हैं लगभग, क्योंकि अल्फा बीटा गामा, गामा किरणों की तरह होती हैं। अल्फा किरण लगभग नहीं, गलत हो सकता है, इसका एक्स किरण होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा उदासीन, तो अल्फा और बीटा हो ही नहीं सकता बच्चों। तो ये राइट आंसर है, ये गलत है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दो नाभिक के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात इतना है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात देखो जरा, क्या 1:3 के रूप में है? नहीं। 3:1 के रूप में नहीं है, 5:3 के नहीं है, लेकिन 3 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे तो दोनों आएंगे, इसलिए 3:5 के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो भाई साहब, ये हमारा एक्स है, 84 परमाणु क्रमांक है। एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो अल्फा कण जब उत्सर्जित होते हैं तो परमाणु द्रव्यमान 4, ठीक है, कमी होती है। तो परमाणु संख्या कितनी होगी बताओ जरा? 29, ठीक है। तो बोला गया है कि एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो परमाणु द्रव्यमान 4 घटेगा, फिर एक बीटा कण तो एक इलेक्ट्रॉन घटेगी, तो 84 से 83 हो जाएगा। परमाणु संख्या 83 ना होगा भाई, 29 का सी, ठीक है। चलो आगे देखो, रेडियो सक्रियता विघटन के फलस्वरूप 238 से 234, तो 4 की कमी, द्रव्यमान की 4 की कमी, मतलब एक अल्फा कण, और 92 से 91 एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक अल्फा कण एक बीटा कण, सिंपल है, उत्सर्जित हो गया। आगे देखो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का 6 नियतांक का मान कितना होगा? औसत आयु 4 ईयर इनवर्स हो तो औसत आयु क्या होगा? ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कर लेना। 0.25 वर्ष, 6 नियतांक का मान 4 है, वैसे 1/4 का मान करो तो कितना आएगा? 0.25 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से त्वरित, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? जो उदासीन होगा उसे त्वरित नहीं करेगा। उदासीन कौन है? न्यूट्रॉन है, कोई आवेश नहीं। गामा किरणें उच्च वेधन क्षमता, अधिक तरंगदैर्ध्य के कारण इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, इस कारण से इसकी वेधन क्षमता अधिक है 33। गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य थोड़ा सा कंफ्यूज, गामा किरणों की वेधन क्षमता उच्च, वेधन क्षमता उच्च मतलब कंपन पास करेंगी, तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा लॉजिक से इसको तैयार करना पड़ता है। गामा किरणों में होता है, गामा किरणों में क्या होता है बताओ? ना तो कोई आवेश ना तो द्रव्यमान, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले हैं?
तो भाई एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बीटा किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरणें भी है। तो कुल मिलाकर इसमें डाउटफुल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। आगे देखो, किसी क्षय में परमाणु संख्या समान रहती है। क्या क्षय होगा तो परमाणु संख्या, तो जब गामा क्षय होता है ना, तो ना उसमें द्रव्यमान संख्या की कमी होती है, ना तो क्रमांक की कमी होती है। तो यहां पर आप गामा क्षय लगा लीजिए। आखिरी के 3 क्वेश्चन 37, जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसका परमाणु भार, तो बीटा कण उत्सर्जित करता है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो परमाणु भार नहीं बदलेगा। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे? कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से, लेजर से। 38 का भाई कार्बन डेटिंग से। आगे देखो, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल कैडमियम का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए नाभिक के। देखो रिवीजन करना जरूरी है यार, कितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर क्या यही आएंगे। भाई हम लोगों का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक अब आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोग पढ़ें, आप लोगों की जानकारी में आपका नॉलेज बढ़े। हमारा यही दायित्व है। ना केवल हम परसेंटेज चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि परसेंट के साथ साथ आपके पास नॉलेज हो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।